तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 9। तो अगर आपने सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेके 8 तक आप अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ बहुत ही मज़ेदार भी, क्योंकि इसमें हमें जिन्हू वर्सेस डोंगसू और थॉमस आंद्रे का फाइट दिखने वाला है। वही थॉमस आंद्रे जिसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर माना जाता है। इस फाइट के बाद पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि आखिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिन्हू या थॉमस आंद्रे। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है जिन्हों को कोई किडनैप करके ले गया होता है। जिन्हों के पास इतना क्लू होता है कि वो किडनैपर स्कैवेंजर्स गिल्ड का कोई हंटर होता है, जिसे यूज करके वो थोड़ा आइडिया लगा लेता है कि ये काम किसका हो सकता है। वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को जिन्हों को ढूंढने के लिए लगा देता है। अब इधर जिन्हों भी अपने स्किल का यूज करके ढूंढ रहा होता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, जिन्हों को कुछ टाइम पहले एक न्यू स्किल मिला था जिसे यूज करके वो अपने शैडो सोल्जर के अंदर झांक के उसके आसपास की चीजों को देख और सुन सकता है। तो जिन्हों के शैडो सोल्जर्स पूरे शहर में फैले हुए थे और जिन्हों बारी बारी से उन सब के आसपास झांक के उनके आसपास के लोगों की आवाज सुन रहा होता। यकीन था कि ये काम डोंगसू का है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब इधर थॉमस आंद्रे के आदमी लोग भी डोंगसू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिलता। थॉमस आंद्रे का एक असूल होता है, अगर उसके गिल्ड के हंटर को कोई हाथ भी लगाए तो वो उसके तबाह कर देता है, चाहे वो गवर्नमेंट का आदमी हो या कोई नेशनल लेवल हंटर, भले ही गलती उसके हंटर की क्यों ना हो। इसका फायदा डोंग से उठा रहा होता है। उसे पता था कि जिन्हों से वो जीत नहीं सकता, लेकिन उसे ये भी पता था कि थॉमस आंद्रे जरूर आएगा उसे बचाने। फिर थॉमस आंद्रे अपने मैनेजर को कॉल करके सिचुएशन के बारे में पूरा पूछता है। कि मैनेजर बताती है कि हंटर ब्यूरो की मदद से हमें पता चला है कि डोंगसू ने लास्ट कुछ महीनों में 3 जगहों में सबसे ज्यादा आना जाना किया है, तो हो सकता है वो वहीं पे हो। फिर थॉमस बोलता है, ठीक है, वो तीनों लोकेशन हमारे बंदों को भेज दो और मैं भी निकल रहा हूँ उसे ढूंढने। फिर थॉमस आंद्रे बोलता है, 1 मिनट, तुमने हंटर ब्यूरो वालों को कैसे कन्विंस कर लिया कि हमारे हेल्प करे? तो उसकी मैनेजर बताती है कि कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें ये बताया कि डोंगसू लापता हो चुका है और इसके पीछे शायद जिनो का हाथ हो सकता है। इसीलिए थॉमस आंद्रे और जिनो के बीच कभी भी फाइट स्टार्ट हो सकता है। अब ये न्यूज़ पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। वहाँ जितने भी आसपास वाले डंजन रेड स्टार्ट होने वाली थी, उन सबको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद हमें एक वेयर हाउस दिखाई देता है जो शहर से बहुत ज़्यादा दूर और सुनसान एरिया में होता है। उसके अंदर डोंगसो दिखाई देता है। उसके साथ 2 और हंटर होते हैं। उन लोगों ने जिन्हों को बांध कर रखा होता है। जिन्हों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया होता है। वो बेहोश होता है। इधर डोंगसू बोल रहा होता है, थॉमस आंद्रे ने मुझे जिन्हों को टच करने से मना किया था, बट स्टार्टिंग से मेरा प्लान कुछ और ही था, क्योंकि उसके अलावा भी एक और इंसान था जो इस डेंजर में था। फिर वो लोग जिन्हों को उठाना शुरू करते हैं। जिन्हों बेहोश होता है। डोंगसू उसके चेस्ट पर पंच मार के उसे उठा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पीछे जो ये चश्मे वाले हंटर है वो एक इंस्टेंट हीलर है, तो अगर तुम मरने वाले भी होगे तब भी वे तुम्हें हील कर सकते हैं अगर मैं ऑर्डर दूंगा तो। जिसका मतलब ये है कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे जो हम जानना चाहते हैं, तो तुम्हें बार बार हील करके टॉर्चर किया जाएगा हमेशा के लिए, और यहाँ कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये फैक्ट्री पिछले 5 सालों से बंद है। लेकिन जिन्हों की हालत इतनी खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं डरता और डोंगसू को पास बुलाता है और उसके कान में बोलता है, डक ऑफ। सॉरी, मैं ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्राइक आने का खतरा रहता है, लेकिन आप जो सोच रहे हो वही बोला है इसने। मैं बता नहीं सकता ये वाला सीन देखकर मेरे को कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, क्योंकि भले ही इसके बाद जो होता है वो अच्छा नहीं होता बेचारे के साथ, लेकिन फिर भी मज़ा तो आ ही गया। फिर अब डोंगसू ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्हों के सर पकड़ के पास के दीवार में दे मारता है और बोलता है, तुम्हें यह मजाक लगता है, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, और ये तो शुरुआत है बस। तभी वहाँ वेयर हाउस के गेट पर जिन्हों का एक शैडो सोल्जर आ जाता है। वो लोग जैसे ही उसे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो आसपास की किसी टेंशन से आया है। उसके बाद डोंगसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और उसको पंच करने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक एक्सचेंज वर्ड सुनाई देता है।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, डोंगसू को एक जोर का पंच लगता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और हमें दिखता है कि वहाँ जिन्हों आ चुका होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो इतने गुस्से में होता है कि कोरिया में बैठे डेरू को भी उसके गुस्से का फील हो रहा होता है। इधर हमें थॉमस आंद्रे दिखाई देता है, जो अपनी कार में बैठ के डोंगसू को ढूंढने निकल गया था। लेकिन उसे भी सेंस हो जाता है कि ये फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी कार से निकल जाता है क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इधर हमें दिखाई देता है कि जिन्हों को हीलिंग पोशन पिला रहा होता है, लेकिन वो भी कम नहीं कर रहा क्योंकि जिन्हों का हेल्थ 10% से भी कम हो जाता है। मतलब वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। ये देख के जिन्हों और गुस्सा हो जाता है और वहाँ खड़े बाकी दोनों हंटर से पूछता है कि तुम दोनों में हीलर कौन है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। तभी पीछे से डोंकी वापस उठ के आ जाता है और अपने बंदों से बोलता है कि जिन्हों चाहता है कि तुम उस लड़के को हील करो। फिर डोंसो जिन्हों से बोलता है कि इतना भी क्या जल्दी है, हम लोग पहली बार तो मिल रहे हैं। जिन्हों बोलता है फिलहाल वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से हील कर दो। तभी वो चश्मे वाला हंटर बोलने लगता है कि इसके लिए तो हमें हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। इतना बोल ही रहा होता है कि वो जिन्हों पे उसके सर पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है और फिर वहाँ खड़े दूसरे हंटर से पूछता है क्या तुम भी हीलर हो। लेकिन वो ऑलरेडी काफी डर चुका होता है, तो वो तुरंत माफी मांगने लगता है और बोलता है डॉन्सन ने मुझे ये सब करने के लिए बोला था। उसने बोला था कि जब जॉब का जिनू से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जिनू फिर से उसे पूछता है कि क्या तुम हीलर हो या नहीं। वो हंटर जैसे ही बोलता है कि नहीं, मैं हीलर नहीं हूँ, उसके अगले ही सेकंड जिनू उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। तब तक डॉन्सो जिनू के पास आ जाता है और पूछता है तुम्ही ने मेरे भाई होंग और उसके टीममेट्स को मारा था, है ना। जिन्हों बोलता है तुम उसी से जाके पूछ लेना जब उससे मिलोगे। इतना सुनते ही डोंगसू गुस्से में आ जाता है और जिन्हों को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जिन्हों उसे इजीली डॉज कर लेता है और फिर से उस पर पंच लैंड कर देता है, जिसके बाद वो फिर से काफी दूर गिरता है। लेकिन जिन्हों इस बार उसे संभालने का टाइम नहीं देता और उसके पास चला जाता है और उसे फिर से पकड़ के जमीन पर पटक देता है और ऐसे बार बार करता है। उसका सर उसका सर उठा के बार बार जमीन पर पटक रहा होता है। टोंगसू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मरने ही वाला होता है। तभी जिनू के पीछे थॉमस आंद्रे आ जाता है और बोलता है अभी के अभी से छोड़ दूं। लेकिन जिनू फिर भी इग्नोर कर देता है। थॉमस फिर से बोलता है तुम उसे जाने दो, बदले में हम लोग यहाँ से जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाएंगे। जिनू बोलता है अगर नहीं जाने दूं तो क्या। तो थॉमस बोलता है अगर नहीं रुका तो मुझसे फाइट करना होगा। जिनू बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ फिर। और डोंगसू को उठा के साइड में फेंक देता है और थॉमस आंद्रे और जिनू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। थॉमस बोलता है लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिनू उसकी आंखों में देख के बोलता है तुम जो भी हो मेरे लिए मैटर नहीं करता। ये सुनकर थॉमस आंद्रे तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जिनू पे अटैक करने वाला होता है। इधर हमें वेयर हाउस के बाहर बहुत सारे हंटर दिखाई देते हैं, जो सब थॉमस आंद्रे के गिल्ड के होते हैं। वो लोग भी डोंगसू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए होते हैं। तभी वेयर हाउस के अंदर एक जोर का धमाका होता है और वेयर हाउस के अंदर से दीवार को चीरते हुए कोई बाहर आता है। वो लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं थॉमस आंद्रे है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो है ना। लेकिन थॉमस सभी को वहां से दूर जाने के लिए बोलता है। इधर जिन्हों भी इग्रिस को समन करके जिन्हों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद इग्रिस तुरंत काइजल पर सवार होकर जिन्हों को अपने साथ लेके चला जाता है। इधर थॉमस को जिन्होंने इतने लोगों के सामने बेइज्जत कर दी थी, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता डोंगसू के बारे में, मैं इस घमंडी इंसान को अपने हाथों से ही मारूंगा। जिसके बाद जिन्हों अपनी पूरी शैडो आर्मी को बुला लेता है। इधर थॉमस आंद्रे और उसके गिल्ड के सारे हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। थॉमस आंद्रे जिन्हों को एक लास्ट वार्निंग देता है, अगर तुम अभी से पीछे हट जाओ और माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा एटलीस्ट। लेकिन जिन्हों लिटरली थॉमस आंद्रे को मिडिल फिंगर दिखा देता है, वो भी इतने सारे हंटर्स के सामने। इसके बाद तो थॉमस आंद्रे का गुस्सा आसमान छूने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत ही जल्द अपने फैसले पे रिग्रेट करने वाले हो। और फिर थॉमस अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और उसकी बॉडी से लाइटनिंग वगैरह निकलने लगती है। और इधर जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को अटैक करने बोल देता है। यहाँ जिन्हों के पास अपने नंबर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो पहले अटैक कर देता है। उधर थॉमस के साइड से सारे हंटर्स खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
भले ही उनके पास नंबर कम होते हैं, लेकिन उसके गिल्ड के सारे हंटर काफी स्ट्रांग होते हैं, मतलब टॉप लेवल के। उन्हें डिफीट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिन्हों के पास एक और एडवांटेज था, वो अपने सारे शैडो सोल्जर्स को एक बार बार रीजनरेट कर सकता था। फिर दोनों साइड्स के आर्मीज एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। थॉमस आंद्रे भी शैडो सोल्जर से फाइट कर रहा होता है, और वो भी काफी आसानी से टस्क और टैंक को एक ही पंच में हरा देता है। लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है, भले ही ये फाइट उसके लिए आसान हो, लेकिन उसके हंटर्स के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। और होता भी वही है। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा हंटर ऑलरेडी ज़मीन पर गिर चुके होते हैं। अब कुछ ही हंटर बचे होते हैं, जिन्हें जिन्हों के शैडो सोल्जर्स घेर लेते हैं। जिन्हों अभी तक फाइट में नहीं आया होता, वो बस दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है। थॉमस आंद्रे देखता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो बाकी के हंटर्स भी बहुत ही जल्द हार जाएंगे। इसलिए वो सोचता है कि डायरेक्टली जिन्हों को ही खत्म कर देंगे तो सारे समझ अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और वो काफी तेजी से जिन्हों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जिन्हों उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेता है और वहां से तुरंत गायब हो जाता है। थॉमस आंद्रे एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ गया। तभी जिन्हों थॉमस के पीछे आ जाता है और उसे अटैक करने से पहले ही अपने डैगर निकाल के उसके पेट में स्टैब कर देता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि उसके डैगर से जरा सा भी स्क्रैच भी नहीं आया थॉमस को, जैसे उसका स्किन किसी सॉलिड आर्मर से बना हो। इसीलिए जिन्हों एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फायदा थॉमस आंद्रे उठा लेता है और एक काउंटर पंच कर देता है, और जिन्हों उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। फिर भाई अपना थॉमस थोड़ा घमंड में, थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, एक नेशनल लेवल हंटर को हराना इतना आसान रहेगा। उसके बाद थॉमस अपना एक पावर यूज करके जुनू को अपनी तरफ तेजी से पुल करने लगता है। जुनू वो अपने बॉडी से पर कंट्रोल नहीं होता और वो थॉमस की तरफ काफी तेजी से खींचा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो भी अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके थॉमस को क्रश करने लगता है। मतलब एक तरफ से उसको पुश भी करना लगता है, और देख के थॉमस भी हैरान हो जाता है कि मैं इसको अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ और यह खुद को डिफेंड करने के बजाय मुझ पर अटैक कर रहा है। जिन्हों की इस अटैक की वजह से थॉमस अपना कंट्रोल कुछ देर के लिए खो देता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्हों सीधा थॉमस के फेस पर एक पंच मार देता है, और वो पंच इतना स्ट्रांग होता है कि थॉमस के मुंह से खून आ जाता है। ये देख के खुद थॉमस भी शॉक हो जाता है कि मेरा खून कैसे बह सकता है, क्योंकि ये उसके लिए भी नॉर्मल नहीं था। फिर थॉमस बोलता है ठीक है, बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला, अब मैं अपनी फुल फोर्स के साथ फाइट करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपना पूरा फॉर्म चेंज कर लेता है। पहले तो उसका पूरा स्किन डार्क हो जाता है। वो अपने पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक स्ट्रॉन्ग आर्मर से कवर कर लेता है। ये देखते ही जिन्हों को तुरंत कामिश की बात याद आती है। उसने बताया था कि इस वर्ल्ड में 4 हंटर को रूलर्स की पावर्स मिली है। तो वो सोचता है कि कहीं ये चारों नेशनल लेवल हंटर तो नहीं, क्योंकि थॉमस भी अभी एक रूलर की तरह ही लग रहा होता है आर्मर में। जिन्हों ये सब सोच ही रहा होता है कि थॉमस तुरंत उस पर अटैक कर देता है। जिन्हों नोटिस करता है कि इस बार उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो किसी तरह डॉज कर तो लेता है, लेकिन थॉमस जिन्हों को संभालने का मौका ही नहीं दे रहा होता है, और वो अपने पावर का यूज़ करके लिटरली एक ब्लैक होल बना देता है बेल। और उस ब्लैक होल में जिन्हों के काफ़ी सारे शैडो सोल्जर्स भी चले जाते हैं, लेकिन जिन्हों किसी तरह बच जाता है अपने रूलर अथॉरिटी का स्किल यूज़ करके। मतलब आप समझ सकते हो कि थॉमस एंड्रे कितना स्ट्रांग। ऐसे ही उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं कहा जाता। इसके बाद थॉमस फिर से जिनू पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिनू लिटरली थॉमस के फेस पर लात मार के ऊपर चला जाता है। थॉमस जिनू को हवा में ही पुल करना स्टार्ट कर देता है अपनी तरफ, लेकिन इस बार जिनू भी उसे पुश करने के बजाय अब उसको पुल करने लगता है। ये देख के थॉमस आंद्रे भी कंफ्यूज हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और दोनों का पंच एक साथ क्लैश हो जाता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन इस अटैक की वजह से थॉमस का आर्मर टूटने लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। चिन्हू फिर भी नहीं रुकता, वो थॉमस का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन थॉमस नोटिस कर लेता है और तुरंत चिन्हू के पीछे आ जाता है।
और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों अपनी तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए तुरंत पीछे मुड़ जाता है और थॉमस के आर्मर में जो दो सैंग लगे होते हैं उसे पकड़ के उसके फेस पे अपने नी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका फेस वाला हेलमेट भी टूटने लगता है। इधर हमें दिखाई देता है कि हंटर ब्यूरो के कुछ लोग भी आ चुके होते हैं ये फाइट रोकने के लिए, इसीलिए कहीं थॉमस आंद्रे जिनू को जान से न मार दे, ये सोच के उन लोगों ने इन्हें रोकने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ आके वो लोग देखते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। जिनू फाइट में डोमिनेट कर रहा होता है और थॉमस जमीन पे पड़ा होता है और जिनू उसके ऊपर चढ़ के कंटिन्यूअसली पंच पंच मार रहा होता है। थॉमस को फाइट बैक करने का भी मौका नहीं मिल रहा होता। ये देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि जिन्हों को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर वो लोग जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो थॉमस आंद्रे मर भी सकता था। इधर थॉमस आंद्रे खुद कंफ्यूज हो रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, एक नीच टाइप हंटर के पास इतना ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है। क्या मैं इसे हराने वाला हूँ या मैं इससे हारने वाला हूँ? ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ। और वो बोलता है मैं थॉमस आंद्रे हूँ, तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। फिर वो जिनू से कुछ दूरियां बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू का स्पीड भी काफी ज्यादा होता है। वो काफी आसानी से थॉमस की स्पीड मैच कर लेता है और फिर से उसे जमीन पर पटक देता है और बोलता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर वो थॉमस को एक के बाद एक पंच मारते जाता है। थॉमस का ऑलमोस्ट पूरा आर्मर जिनू ने तोड़ दिया होता है। तभी पीछे से हंटर ब्यूरो के जो लोग आए होते हैं वो जिनू को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनू उनकी बातें नहीं सुनता। वो बस मारते ही जा रहा होता है। थॉमस थॉमस आंद्रे की हालत काफी खराब हो जाती है। वो भी समझ जाता है कि अब वो जिनू से नहीं जीत पाएगा और अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो वो सच में मर भी सकता है। इसीलिए थॉमस बोलता है मैं हार मानता हूँ और तब जाके फाइनली जिनू रुकता है। थॉमस की ये एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि उसे पता था कि वो जिमी से जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसने अपना 100% दिया और इतने सारे लोगों के सामने भी उसने अपने ईगो को बीच में नहीं आने दिया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने हार गया तो लोग क्या सोचेंगे। वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और इसीलिए उसकी जान भी बच जाती। खैर अब इसके बाद हंटर ब्यूरो के लोग थॉमस आंद्रे की हालत देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। किसने सोचा था कि थॉमस आंद्रे को भी इतनी बुरी तरीके से पीटा जा सकता है। अगर ये न्यूज़ पब्लिक में चली गई तो सब लोग पागल हो जाएंगे। फिर वो लोग अपने साथ एक हीलर ले आए थे तो उसे जल्दी से थॉमस को हील करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हीलर भी थॉमस की कंडीशन देख कर शॉक हो जाता है। वो बताता है कि थॉमस आंद्रे के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं और वो काफी बुरी तरीके से ब्लीड भी कर रहा है। हीलर बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये काम मैं अकेले कर पाऊंगा, हमें और भी ज्यादा हीलर चाहिए। वो कहता है थॉमस इतने इंजरी के बाद भी अभी तक जिंदा है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल हंटर है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक 10 बार मर चुका होता। फिर हंटर ब्यूरो वाले बाकी हंटर की भी हेल्प करते हैं जो जिन्हों के शैडो सोल्जर से फाइट किए थे। उन सबको छोटी मोटी इंजरी होती है। हालांकि कोई भी इस फाइट में मारा नहीं गया था सिर्फ डोंगसू के अलावा, क्योंकि उसकी इंजरी काफी सीरियस थी और जब तक उसे मेडिकल हेल्प मिलती बीच में ही थॉमस और जिनू का फाइट स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी बचा नहीं पाया था अपने डोंगसू को, इसीलिए वो मर गया। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ खास कैजुअलिटी नहीं हुआ था, तो एक तरह से ये अच्छा ही था। इधर हमें दिखाई देता है कि जिन्हों अब वहां से जा चुका होता है और वापस कोरिया चला गया था अमेरिका से। उसने बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज करके कोरिया आया था और बेरू को अमेरिका भेज दिया था जिन्हों को हील करने के लिए, क्योंकि जिन्हों की हालत काफी खराब थी और बेरू एक हीलर भी था। जिन्हों एक बिल्डिंग के छत पर बैठा होता है और अपने एक शैडो सोल्जर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है तुम बहुत टाइम से कोरिया नहीं आए है ना, ये शहर जो तुम देख रहे हो ये सियोल है। तभी वो शैडो अचानक बोलते हैं माय किंग। रिनो बोलता है क्या हुआ। तो वो शैडो कहता है कि आप प्लीज मुझे कोई नाम दे दो, जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो शैडो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि डोंगसू का होता है। स्टार्टिंग से ही जनरल रैंक का शैडो होता है, इसीलिए वो बात भी कर सकता था। जिन्हों बोलता है तुम अपने लालच की वजह से मर गए इसीलिए तुम्हारा नाम रीड होगा, जिसके बाद टोंगसू बोलता है थैंक यू माय किंग। जिन्हों फिर कहता है चलो अब वापस से अपने सर जमीन पर रख के झुक जाओ। लगता है जिन्हों अभी तक उससे गुस्सा है और उसे पनिशमेंट दे रहा है।
खैर इसके बाद फाइनली नेक्स्ट डे इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। जिन्हू अब वापस अमेरिका आ चुका होता है, लेकिन अब जिन्हू के पीछे पहले से ज्यादा मीडिया और रिपोर्टर होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है जिन्हू और थॉमस आंद्रे के फाइट के बारे में। उसने ना सिर्फ थॉमस आंद्रे को हराया था, बल्कि उसकी पूरी गिल्ड को भी डिफीट किया था। फिर फाइनली जिन्हू कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है, और वहां पे पूरी दुनिया से बाकी सारे हंटर्स आ चुके होते हैं। सब लोग बाकी काम छोड़ कर सिर्फ जिन्हू को ही देख रहे होते हैं। वहाँ चाइना का एक 7 स्टार हंटर लिू जिया गैंग भी होता है। भाई ये चाइनीज नाम मुझे ठीक से पढ़ने नहीं आते, तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। और भाई ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें कल कॉन्फ्रेंस दिखाया जाएगा, जहाँ पूरे वर्ल्ड से लगभग 500 हंटर आए हैं। लेकिन जिन्हू का ऑरा सबसे ज़्यादा होगा वहाँ, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन चुका है उस रूम में। और हाँ, इस कॉन्फ्रेंस में जिन्हू के फादर को क्रिमिनल घोषित किया जाएगा। तो क्या जिन्हू अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखेगा या फाइट करेगा? ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक और 50 कमेंट कर दो, क्योंकि सीजन 3 खत्म होने वाला है। अगर आपको कोई और एनिमे पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट में मिलेगा। लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लो। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जिन्हू डोंगसू के शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका नाम क्या रखता है? अपना जवाब कमेंट में लिख दो। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।